चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड। हर जगह सोना है। अधिकांश लोगों को इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। काश मैं कह पाता कि मेरे लिए धन अर्जित करना आसान था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए मैं कैसे शुरू करूं? प्रश्न के उत्तर में मैं उस विचार प्रक्रिया को प्रस्तुत करता हूं जिससे मैं प्रतिदिन गुजरता हूं। बढ़िया सौदे पाना वास्तव में आसान है। मैं आपसे वादा करता हूं, यह बाइक चलाने जैसा ही है। थोड़ी सी लड़खड़ाहट के बाद यह आसान हो जाता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो लड़खड़ाहट से बाहर निकलने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यह एक व्यक्तिगत बात है। $1 मिलियन के जीवन भर के सौदे खोजने के लिए हमें अपनी वित्तीय प्रतिभा को बुलाना पड़ता है। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक के भीतर एक वित्तीय प्रतिभा है। समस्या यह है कि हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई हुई है, बुलाए जाने का इंतजार कर रही है। यह इसलिए सोई हुई है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। इसने हमें एक पेशा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, लेकिन हमें यह सिखाने में विफल रहा कि पैसे को हमारे लिए कैसे काम करना है। इसने हमें अपने वित्तीय भविष्य के बारे में चिंतन करने के लिए सिखाया क्योंकि हमारी कंपनी या सरकार हमारे काम के दिन खत्म होने पर हमारी देखभाल करेगी। हालांकि यह हमारे बच्चे हैं जो उसी स्कूल प्रणाली में शिक्षित है जो वित्तीय शिक्षा की इस अनुपस्थिति के लिए भुगतान करेंगे। संदेश अभी भी कड़ी मेहनत करने, पैसा कमाने और इसे खर्च करने का है, और जब हमारे पास कम हो जाता है तो हम हमेशा अधिक उधार ले सकते हैं। दुर्भाग्य से पश्चिमी दुनिया का 90% हिस्सा उपरोक्त हठधर्मिता का समर्थन करता है, केवल इसलिए कि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना आसान है। यदि आप आम लोगों में से नहीं हैं, तो मैं आपको अपनी वित्तीय प्रतिभा को जगाने के लिए निम्नलिखित 10 कदम सुझाता हूँ। मैं आपको केवल वे कदम सुझाता हूँ जिनका मैंने व्यक्तिगत रूप से पालन किया है। यदि आप उनमें से कुछ का पालन करना चाहते हैं तो बढ़िया। यदि आप नहीं करते हैं तो अपना खुद का बनाएं। आपकी वित्तीय प्रतिभा इतनी होशियार है कि आप अपनी खुद की सूची बना सकते हैं। पेरू में रहते हुए मैंने 45 साल के एक सोने के खनिक से पूछा कि उसे सोने की खान खोजने का इतना भरोसा कैसे है। उसने जवाब दिया, हर जगह सोना है। ज्यादातर लोगों को इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, और मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और एक दिन में 4 या 5 बेहतरीन संभावित सौदे ढूंढ सकता हूँ, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाएगा और कुछ भी नहीं पाएगा, यहाँ तक कि उसी पड़ोस में भी ढूंढने पर। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने के लिए समय नहीं निकाला है। मैं आपको अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित 10 कदम सुझाता हूँ। ऐसी शक्तियाँ जिन पर केवल आपका ही नियंत्रण है। 1 वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। यदि आप ज्यादातर लोगों से पूछे कि क्या वे अमीर बनना चाहेंगे या आर्थिक रूप से स्वतंत्र, तो वे हाँ कहेंगे, लेकिन फिर वास्तविकता सामने आती है। रास्ता बहुत लंबा लगता है और चढ़ने के लिए बहुत पहाड़ियाँ है। सिर्फ पैसे के लिए काम करना और अतिरिक्त पैसे अपने ब्रोकर को सौंपना आसान है। एक बार मेरी मुलाकात एक युवती से हुई जिसका सपना था कि वह यूएस ओलंपिक टीम के लिए तैराकी करे, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे हर सुबह 4 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले 3 घंटे तैराकी करनी पड़ती थी। वह शनिवार की रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती थी। उसे पढ़ाई करनी थी और अपने ग्रेड को बनाए रखना था, ठीक वैसे ही जैसे हर कोई करता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अतिमानवीय महत्वाकांक्षा और त्याग को किसने प्रेरित किया, तो उसने बस इतना कहा, मैं यह अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए करती हूँ। यह प्यार ही है जो मुझे बाधाओं और त्यागों से ऊपर उठाता है।
एक कारण या उद्देश्य, चाहने और नहीं चाहने का संयोजन है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर बनने की मेरी इच्छा का कारण क्या है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि यह गहरी भावनात्मक चाहने और नहीं चाहने का संयोजन है। मैं कुछ सूचीबद्ध करूँगा। पहला, नहीं चाहता, क्योंकि वे चाहता है का निर्माण करते हैं। मैं अपना सारा जीवन काम नहीं करना चाहता। मैं वह नहीं चाहता जो मेरे माता पिता चाहते थे, जो कि नौकरी की सुरक्षा और उपनगरों में एक घर था। मुझे कर्मचारी बनना पसंद नहीं है। मुझे यह बात पसंद नहीं थी कि मेरे पिता हमेशा मेरे फुटबॉल खेलों को मिस करते थे, क्योंकि वे अपने करियर को बनाने में बहुत व्यस्त थे। मुझे यह बात पसंद नहीं थी कि मेरे पिता ने अपना सारा जीवन कड़ी मेहनत की और सरकार ने उनकी मृत्यु के समय उनके द्वारा किए गए काम का अधिकांश हिस्सा ले लिया। वे अपनी मेहनत की कमाई को भी अपने बच्चों को नहीं दे पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और इसे अपने बच्चों को देते हैं। अब चाहता है, मैं दुनिया भर में यात्रा करने और अपनी पसंद की जीवन शैली जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मैं ऐसा करते समय युवा होना चाहता हूँ। मैं बस स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मैं अपने समय और अपने जीवन पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण हैं। आपके क्या है? अगर वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, तो आगे की राह की वास्तविकता आपके कारणों से अधिक हो सकती है। मैंने कई बार पैसे खोए हैं और पीछे रह गया हूँ, लेकिन यह गहरे भावनात्मक कारण थे जिन्होंने मुझे खड़ा रखा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं 40 की उम्र तक मुक्त होना चाहता था, लेकिन मुझे 47 साल की उम्र तक लग गया। इस दौरान मुझे कई सीखने के अनुभव मिले। जैसा कि मैंने कहा, काश मैं कह सकता कि यह आसान था। यह नहीं था, लेकिन यह इतना कठिन भी नहीं था। मैंने सीखा है कि एक मजबूत कारण या उद्देश्य के बिना जीवन में कुछ भी कठिन है। अगर आपके पास कोई मजबूत कारण नहीं है, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यह बहुत ज्यादा काम जैसा लगेगा। 2 रोजाना चुनाव करें। चुनाव की शक्ति। चुनाव ही मुख्य कारण है कि लोग एक स्वतंत्र देश में रहना चाहते हैं। हम चुनाव करने की शक्ति चाहते हैं। मेरे पास एक अमीर पिता भी थे जिन्होंने मुझे संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर बताया। इसलिए बहुत समय पहले एक छोटे लड़के के रूप में मैंने अमीर बनना चुना और मुझे पता था कि मुझे बस वास्तविक संपत्ति अर्जित करना सीखना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को एक संपत्ति कॉलम दिया गया था, लेकिन उसे अभी भी इसे रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अगली पीढ़ी में अपनी संपत्ति खो देते हैं, क्योंकि उनकी संपत्ति का अच्छा प्रबंधन करने के लिए कोई प्रशिक्षित नहीं था। अधिकांश लोग अमीर नहीं बनना चुनते हैं। 90% आबादी के लिए अमीर होना बहुत बड़ी परेशानी है। इसलिए वे कहावतें गढ़ते हैं, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी जवान हूँ। जब मैं कुछ पैसे कमा लूंगा, तब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। मेरे पति पत्नी वित्त संभालते हैं। इन कथनों के साथ समस्या यह है कि वे ऐसे विचारों को सोचने वाले व्यक्ति से 2 चीजें छीन लेते हैं। एक है समय, जो आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। दूसरा है सीखना। पैसे न होना सीखने से बचने का बहाना नहीं होना चाहिए, लेकिन यह एक ऐसा विकल्प है जो हम सभी रोजाना चुनते हैं। हम अपने समय, अपने पैसे और अपने दिमाग में क्या रखते हैं, इसका चुनाव, यही विकल्प चुनने की शक्ति है। हम सभी के पास विकल्प है। मैं बस अमीर बनना चुनता हूँ और मैं हर दिन यही विकल्प चुनता हूँ। सबसे पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास एकमात्र असली संपत्ति आपका दिमाग है, सबसे शक्तिशाली उपकरण जिस पर हमारा प्रभुत्व है।
हम में से हर किसी के पास यह विकल्प होता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। आप टीवी देख सकते हैं, गोल्फ पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, या सिरेमिक क्लास या वित्तीय नियोजन की क्लास में जा सकते हैं। आप चुनें। ज्यादातर लोग निवेश के बारे में सीखने के बजाय निवेश खरीद लेते हैं। हाल ही में मेरे एक दोस्त के अपार्टमेंट में चोरी हुई। चोरों ने उसके इलेक्ट्रॉनिक्स चुरा लिए और सारी किताबें छोड़ दी। और हम सबके पास यही विकल्प है। 90% आबादी टीवी सेट खरीदती है और केवल 10% लोग ही बिजनेस की किताबें खरीदते हैं। तो मैं क्या करूं? मैं सेमिनार में जाता हूं। मुझे अच्छा लगता है जब वे कम से कम 2 दिन लंबे होते हैं, क्योंकि मुझे किसी विषय में खुद को डुबोना पसंद है। 1973 में मैं टीवी पर एक आदमी को देख रहा था जो बिना कुछ चुकाए रियल एस्टेट खरीदने के तरीके पर 3 दिवसीय सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था। मैंने $385 खर्च किए और उस कोर्स ने मुझे कम से कम $2 मिलियन कमाए, अगर इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने मुझे जीवन दिया। मुझे उस एक कोर्स की वजह से अपनी बाकी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। मैं हर साल कम से कम 2 ऐसे कोर्स में जाता हूँ। मुझे सीडी और ऑडियो किताबें पसंद है, कारण मैं जो कुछ भी सुना है उसे आसानी से समीक्षा कर सकता हूँ। मैं एक निवेशक को कुछ ऐसा कहते हुए सुन रहा था जिससे मैं पूरी तरह असहमत था। अहंकारी और आलोचनात्मक बनने के बजाय मैंने बस उस 5 मिनट की बात को कम से कम 20 बार, शायद उससे भी ज्यादा बार सुना। लेकिन अचानक अपने दिमाग को खुला रखकर मैं समझ गया कि उसने जो कहा वह क्यों कहा। यह जादू जैसा था। मुझे लगा कि मेरे पास हमारे समय के सबसे महान निवेशकों में से एक के दिमाग में एक खिड़की है। मुझे उनकी शिक्षा और अनुभव के विशाल संसाधनों में जबरदस्त अंतर्दृष्टि मिली। अंतिम परिणाम, मैं अभी भी उसी पुराने तरीके से सोचता हूँ और अब मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का एक नया तरीका है। मेरे पास किसी समस्या या प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के 2 तरीके हैं और यह अमूल्य है। आज मैं अक्सर कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कैसे करेंगे, या वॉरेन बफेट या जॉर्ज सोरोस। उनकी विशाल मानसिक शक्ति तक पहुँचने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं उनकी बातों को पढ़ने या सुनने के लिए पर्याप्त विनम्र बनूं। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग अक्सर कम आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं जो जोखिम लेने से डरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको जो सीखा है उसे पूरी तरह से समझने के लिए गलतियां करनी पड़ती है। यदि आपने यहाँ तक पढ़ा है तो अहंकार आपकी समस्याओं में से एक नहीं है। अहंकारी लोग शायद ही कभी विशेषज्ञों को पढ़ते या सुनते हैं। उन्हें क्यों सुनना चाहिए? वे ब्रह्मांड के केंद्र हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिमान लोग हैं जो किसी नए विचार के उनके सोचने के तरीके से टकराने पर बहस करते हैं या उसका बचाव करते हैं। इस मामले में उनकी तथाकथित बुद्धिमत्ता अहंकार के साथ मिलकर अज्ञानता के बराबर होती है। हम में से हर कोई ऐसे लोगों को जानता है जो उच्च शिक्षित है या मानते हैं कि वे होशियार हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट एक अलग तस्वीर पेश करती है। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार अन्य संचित विचारों के तालमेल में वृद्धि कर सकते हैं। बात करने से सुनना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि यह सच नहीं होता तो भगवान ने हमें 2 कान और केवल 1 मुंह नहीं दिया होता। बहुत से लोग नए विचारों और संभावनाओं को आत्मसात करने के लिए सुनने के बजाय अपने मुंह से सोचते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय बहस करते हैं। मैं अपनी संपत्ति के बारे में एक लंबा नजरिया रखता हूँ। मैं ज्यादातर लॉटरी खिलाड़ियों या कैसीनो जुआरियों की तरह जल्दी अमीर बनने की मानसिकता का समर्थन नहीं करता। मैं शेयरों में निवेश कर सकता हूं और उनसे बाहर निकल सकता हूं, लेकिन मैं शिक्षा के मामले में बहुत आगे हूं।
अगर आप हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं सलाह देता हूं कि पहले सबक लें। मैं हमेशा उन लोगों से हैरान होता हूं जो शेयर या रियल एस्टेट खरीदते हैं लेकिन अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने दिमाग में कभी निवेश नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आपने 1 या 2 घर खरीदे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रियल एस्टेट के विशेषज्ञ हैं। 903/5000। 3 दोस्तों को सावधानी से चुनें। संगति की शक्ति। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को उनके वित्तीय विवरणों के आधार पर नहीं चुनता। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने वास्तव में गरीबी की शपथ ली है और कुछ ऐसे भी हैं जो हर साल लाखों कमाते हैं। मुद्दा यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ। अब मैं स्वीकार करूँगा कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैंने वास्तव में इसलिए चुना क्योंकि उनके पास पैसा था, लेकिन मैं उनके पैसे के पीछे नहीं था, मैं उनका ज्ञान चाहता था। कुछ मामलों में ये लोग जिनके पास पैसा था वे मेरे प्रिय मित्र बन गए हैं। मैंने देखा है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं। वे शेखी बघाड़ने के लिए ऐसा नहीं करते, वे इस विषय में रुचि रखते हैं। इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे सीखते हैं। मेरे दोस्त जो गंभीर वित्तीय संकट में हैं, उन्हें पैसे, व्यापार या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं है। वे अक्सर इसे असभ्य या अज्ञानी मानते हैं। इसलिए मैं अपने उन दोस्तों से भी सीखता हूँ जो आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। मैं पता लगाता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में $1 बिलियन से ज्यादा कमाए हैं। वे तीनों एक ही घटना की रिपोर्ट करते हैं। उनके दोस्त जिनके पास पैसे नहीं हैं, वे कभी उनसे यह पूछने नहीं आए कि उन्होंने यह कैसे किया, लेकिन वे 2 चीजों में से एक या दोनों मांगने आते हैं, लोन या नौकरी। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की बात न सुने। मेरे ऐसे दोस्त हैं और मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वे जीवन के चिकन लिटल हैं। उनके लिए जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो यह हमेशा होता है, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों काम नहीं करेगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, लेकिन जो लोग आंख मूंदकर विनाशकारी जानकारी स्वीकार करते हैं, वे भी चिकन लिटल हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं। यदि आप टीवी पर बिजनेस चैनल देखते हैं तो उनमें अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक पैनल होता है। एक विशेषज्ञ कहेगा कि बाजार गिरने वाला है और दूसरा कहेगा कि यह तेजी से बढ़ने वाला है। यदि आप होशियार हैं तो आप दोनों की बात सुनें, अपना दिमाग खुला रखें, क्योंकि दोनों के पास वैध बिंदु है। दुर्भाग्य से अधिकांश गरीब लोग चिकन लिटिल की बात सुनते हैं। मेरे कई करीबी दोस्त मुझे किसी सौदे या निवेश से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ समय पहले एक दोस्त ने मुझे बताया कि वह बहुत उत्साहित है क्योंकि उसे 6% जमा प्रमाण पत्र मिला है। मैंने उसे बताया कि मैं राज्य सरकार से 16% कमाता हूँ। अगले दिन उसने मुझे एक लेख भेजा कि मेरा निवेश खतरनाक क्यों था। मुझे अब कई सालों से 16% मिल रहा है और उसे अभी भी 6% मिल रहा है। मैं कहूँगा कि धन निर्माण के बारे में सबसे कठिन चीजों में से एक है खुद के प्रति सच्चा होना और भीड़ के साथ न चलने के लिए तैयार रहना। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार में जो भीड़ देर से आती है उसे ही मारा जाता है। अगर कोई बढ़िया डील पहले पन्ने पर है तो ज्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। नए सौदे की तलाश करें। जैसा कि हम सर्फर के तौर पर कहते थे, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दी करते हैं और देर से लहर पकड़ते हैं, वे आमतौर पर बर्बाद हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक बाजार का समय नहीं देखते। अगर वे एक लहर चूक जाते हैं तो वे अगली लहर की तलाश करते हैं
और खुद को स्थिति में लाते हैं। ज्यादातर निवेशकों के लिए यह मुश्किल होता है, क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है उसे खरीदना डरावना होता है। डरपोक निवेशक भीड़ के साथ चलने वाली भेड़ों की तरह होते हैं, या उनका लालच उन्हें तब फंसा देता है जब समझदार निवेशक पहले ही अपना मुनाफा लेकर आगे बढ़ चुके होते हैं। समझदार निवेशक तब निवेश खरीदते हैं जब वह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि उनका मुनाफा तब बनता है जब वे खरीदते हैं, न कि जब वे बेचते हैं। वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वे बाजार का समय नहीं देखते। एक सर्फर की तरह वे अगली बड़ी लहर के लिए स्थिति में आ जाते हैं। यह सब अंदरूनी व्यापार है। अंदरूनी व्यापार के कुछ रूप है जो अवैध है और कुछ ऐसे भी है जो कानूनी है, लेकिन किसी भी तरह से यह अंदरूनी व्यापार है। एकमात्र अंतर यह है, आप अंदरूनी से कितनी दूर है। आप अमीर दोस्त इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि यहीं से पैसा बनता है, यह जानकारी से बनता है। आप अगली तेजी के बारे में सुनना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं और अगली गिरावट से पहले बाहर निकलना चाहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसे अवैध रूप से करें, लेकिन जितनी जल्दी आप जान लेंगे, उतने ही कम जोखिम के साथ लाभ कमाने के आपके अवसर बेहतर होंगे। दोस्त इसी के लिए होते हैं, और यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 4 एक सूत्र में महारत हासिल करें और फिर एक नया सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। रोटी बनाने के लिए हर बेकर एक रेसिपी का पालन करता है, भले ही वह केवल उनके दिमाग में ही क्यों न हो। पैसा कमाने के लिए भी यही सच है। हम में से अधिकांश लोगों ने कहावत सुनी होगी, आप वही है जो आप खाते हैं। मेरा दृष्टिकोण अलग है। मैं कहता हूँ, आप जो पढ़ते हैं वही बनते हैं। दूसरे शब्दों में, आप जो सीखते हैं उसमें सावधान रहें, क्योंकि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप खाना बनाना सीखते हैं तो आप खाना बनाना शुरू कर देते हैं। यदि आप अब खाना बनाना नहीं चाहते हैं तो आपको कुछ और सीखना होगा। जब पैसे की बात आती है तो आम लोगों के पास आमतौर पर एक बुनियादी सूत्र होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा है, और वह है, पैसे के लिए काम करें। दुनिया में मैं जो प्रमुख सूत्र देखता हूँ वह यह है कि हर दिन लाखों लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिलों का भुगतान करते हैं, चेकबुक बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और फिर काम पर लौट जाते हैं। यही बुनियादी सूत्र या नुस्खा है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा पा रहे हैं, तो यह केवल उस सूत्र को बदलने का मामला है जिसके माध्यम से आप पैसा कमाते हैं। कई साल पहले, जब मैं 26 साल का था, मैंने वीकेंड क्लास ली थी जिसका नाम था रियल एस्टेट फोरक्लोजर कैसे खरीदे। मैंने एक फॉर्मूला सीखा। अगली तरकीब थी जो मैंने सीखा था उसे वास्तव में लागू करने का अनुशासन रखना। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 साल तक जेरोक्स के लिए काम करते हुए मैंने अपना खाली समय फोरक्लोजर खरीदने की कला में महारत हासिल करने में बिताया। मैंने उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कई मिलियन डॉलर कमाए हैं। इसलिए जब मैंने उस सूत्र में महारत हासिल कर ली तो मैं दूसरे सूत्रों की तलाश में चला गया। कई कक्षाओं में मैंने सीखी गई जानकारी का सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा कुछ नया सीखा। मैंने डेरिवेटिव ट्रेडर्स, कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडर्स और चाओलॉजिस्ट के लिए डिजाइन की गई कक्षाओं में भाग लिया है। मैं अपनी श्रेणी से बाहर था। न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस में डॉक्टरेट वाले लोगों से भरे कमरे में। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा जिसने मेरे स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश को और अधिक सार्थक और आकर्षक बना दिया। अधिकांश जूनियर कॉलेजों और सामुदायिक कॉलेजों में
वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं होती है। वे शुरू करने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन मैं हमेशा एक तेज सूत्र की तलाश करता हूँ। यही कारण है कि काफी नियमित आधार पर मैं एक दिन में उतना कमाता हूँ जितना कई लोग अपने जीवन काल में कमाएंगे। एक और बात, आज की तेजी से बदलती दुनिया में यह इतना मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, क्योंकि अक्सर आप जो जानते हैं वह पुराना होता है। यह मायने रखता है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। यह कौशल अमूल्य है। पैसे कमाने के लिए तेज फॉर्मूले रेसिपी अगर आप चाहे तो ढूंढना अमूल्य है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना गुफाओं के लोगों के दिनों में पैदा हुआ एक पुराना फॉर्मूला है। 5 पहले खुद को भुगतान करें। आत्मानुशासन की शक्ति। अगर आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो अमीर बनने की कोशिश न करें। निवेश करना, पैसा कमाना और उसे बर्बाद करना कोई मतलब नहीं रखता। यह आत्मानुशासन की कमी है जो ज्यादातर लॉटरी विजेताओं को लाखों जीतने के तुरंत बाद दिवालिया बना देती है। यह आत्मानुशासन की कमी है जो लोगों को वेतन वृद्धि मिलने पर तुरंत बाहर निकलने और नई कार खरीदने या क्रूज पर जाने के लिए मजबूर करती है। यह कहना मुश्किल है कि 10 में से कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी चरणों में से यह चरण संभवतः सबसे कठिन है। यदि यह पहले से ही आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, मैं यह कहने का साहस करूंगा कि व्यक्तिगत आत्मानुशासन अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के बीच अंतर करने वाला नंबर 1 कारक है। सीधे शब्दों में कहें तो जिन लोगों का आत्मसम्मान कम है और वित्तीय दबाव के प्रति कम सहनशीलता है, वे कभी अमीर नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने कहा है, मेरे अमीर पिताजी से मैंने जो सबक सीखा है वह यह है कि दुनिया आपको धक्का देगी। दुनिया लोगों को धक्का देती है, इसलिए नहीं कि दूसरे लोग बदमाश है, बल्कि इसलिए क्योंकि व्यक्ति में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी है। जिन लोगों में आंतरिक दृढ़ता की कमी होती है, वे अक्सर उन लोगों के शिकार बन जाते हैं जिनमें आत्मानुशासन होता है। मैं जो उद्यमी कक्षाएं पढ़ाता हूँ, उनमें मैं लोगों को लगातार याद दिलाता हूँ कि वे अपने उत्पाद, सेवा या विजेट पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि प्रबंधन कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन कौशल हैं। 1 नकदी प्रवाह, 2 लोग, 3 व्यक्तिगत समय। मैं कहूँगा कि इन तीनों को प्रबंधित करने के कौशल किसी भी चीज पर लागू होते हैं, न कि केवल उद्यमियों पर। ये तीनों आपके जीवन जीने के तरीके में महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह एक व्यक्ति के रूप में हो या परिवार, व्यवसाय, धर्मार्थ संगठन, शहर या राष्ट्र के हिस्से के रूप में। इनमें से प्रत्येक कौशल को आत्मानुशासन की महारत से बढ़ाया जाता है। मैं इस कहावत को हल्के में नहीं लेता। पहले खुद को भुगतान करें। यह कथन पहले खुद को भुगतान करें जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से लिया गया है। इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी है, लेकिन जहां लाखों लोग इस शक्तिशाली कथन को खुलकर दोहराते हैं, वहीं कुछ लोग इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को संख्याओं को पढ़ने की अनुमति देती है और संख्याएं कहानी बताती है। किसी व्यक्ति के आय विवरण और बैलेंस शीट को देखकर मैं आसानी से देख सकता हूं कि जो लोग पहले खुद को भुगतान करें कहते हैं, क्या वे वास्तव में वही करते हैं जो वे कहते हैं। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो आइए उन लोगों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करें जो पहले खुद को भुगतान करते हैं और जो ऐसा नहीं करते हैं। आरेखों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ अंतर पा सकते हैं। फिर से, यह नकदी प्रवाह को समझने से संबंधित है जो कहानी बताता है। अधिकांश लोग संख्याओं को देखते हैं और कहानी को समझने से चूक जाते हैं। क्या आप इसे देखते हैं? आरेख उन व्यक्तियों के कार्यों को दर्शाता है जो पहले खुद को भुगतान करना चुनते हैं। हर महीने
वे अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले अपनी संपत्ति कॉलम में पैसा आवंटित करते हैं। हालांकि लाखों लोगों ने क्लासन की किताब पढ़ी है और पहले खुद को भुगतान करें शब्दों को समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे खुद को अंत में भुगतान करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीखें सुन सकता हूं जो ईमानदारी से अपने बिलों का भुगतान पहले करने में विश्वास करते हैं, और मैं उन सभी जिम्मेदार लोगों को सुन सकता हूं जो अपने बिलों का भुगतान समय पर करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गैर जिम्मेदार बने और अपने बिलों का भुगतान न करें। मैं बस इतना कह रहा हूं कि वही करें जो किताब कहती है, जो है पहले खुद को भुगतान करें। और पिछला आरेख उस कार्रवाई का सही लेखा चित्र है। यदि आप वास्तव में नकदी प्रवाह की शक्ति को समझना शुरू कर सकते हैं, तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि पिछले आरेख में क्या गलत है, या क्यों 90% लोग अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं और जब वे काम करने में सक्षम नहीं होते हैं तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा जैसे सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है। किम और मेरे पास कई बुककीपर, अकाउंटेंट और बैंकर हैं जिन्हें इस दृष्टिकोण से बड़ी समस्या है। पहले खुद को भुगतान करें। इसका कारण यह है कि ये वित्तीय पेशेवर वास्तव में वही करते हैं जो आम लोग करते हैं। वे खुद को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं। मेरे जीवन में ऐसे समय आए हैं जब किसी भी कारण से नकदी प्रवाह मेरे बिलों से बहुत कम था, फिर भी मैंने खुद को पहले भुगतान किया। मेरे अकाउंटेंट और बुककीपर ने घबराहट में चिल्लाया, वे तुम्हारे पीछे पड़ने वाले हैं। IRS तुम्हें जेल में डालने वाला है। तुम अपनी क्रेडिट रेटिंग बर्बाद करने वाले हो। वे बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी खुद को पहले भुगतान किया। क्यों? आप पूछते हैं। क्योंकि यही कहानी है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, आत्मानुशासन की शक्ति और आंतरिक दृढ़ता की शक्ति के बारे में। जैसा कि मेरे अमीर पिता ने मुझे पहले महीने में सिखाया था जब मैंने उनके लिए काम किया था, ज्यादातर लोग दुनिया को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। एक बिल कलेक्टर कॉल करता है और आप भुगतान करें या फिर नहीं, एक सेल्स क्लर्क कहता है, ओह बस इसे अपने चार्ज कार्ड पर डाल दे। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपको बताता है, आगे बढ़ो। सरकार आपको अपने घर पर कर कटौती की अनुमति देती है। यही वह है जिसके बारे में किताब वास्तव में है। धारा के विरुद्ध जाने और अमीर बनने की हिम्मत रखना। आप कमजोर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो बहुत से लोग कमजोर हो जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि गैर जिम्मेदार बनो। मेरे पास क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है और बहुत ज्यादा कर्ज भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले खुद को चुकाता हूँ। मैं अपनी आय कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। यही कारण है कि मेरी आय नेवादा निगम के जरिए मेरी संपत्ति कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता हूँ तो सरकार इसे ले लेती है। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, लेकिन मैं वित्तीय रूप से इतना समझदार हूँ कि मैं मुश्किल वित्तीय स्थिति में नहीं फंसता। मुझे उपभोक्ता ऋण पसंद नहीं है। मेरे पास वास्तव में 99% आबादी से ज्यादा देनदारियां हैं, लेकिन मैं उनका भुगतान नहीं करता। दूसरे लोग मेरी देनदारियों का भुगतान करते हैं। उन्हें किराएदार कहा जाता है। इसलिए खुद को पहले भुगतान करने का पहला नियम यह है, सबसे पहले उपभोक्ता ऋण में न फंसें। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, लेकिन मैंने इसे इस तरह से सेट किया है कि सिर्फ छोटे मोटे महत्वहीन बिल ही बकाया हों। जब कभी कभी मेरा बिल कम पड़ जाता है, तब भी मैं पहले खुद का भुगतान करता हूँ। मैं लेनदारों और यहाँ तक कि सरकार को भी चिल्लाने देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वे सख्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग मेरा उपकार करते हैं। वे मुझे बाहर जाकर ज्यादा पैसे बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए मैं पहले खुद का भुगतान करता हूँ, पैसे का निवेश करता हूँ और लेनदारों को चिल्लाने देता हूँ। मैं आम तौर पर उन्हें तुरंत भुगतान कर देता हूँ।
किम और मेरा क्रेडिट बहुत अच्छा है। हम दबाव में आकर अपनी बचत खर्च नहीं करते या उपभोक्ता ऋण का भुगतान करने के लिए स्टॉक को खत्म नहीं करते। यह वित्तीय रूप से बहुत बुद्धिमानी नहीं है। सबसे पहले खुद को सफलतापूर्वक भुगतान करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। 1. बड़े ऋण में न फंसें, जिसका भुगतान आपको करना पड़े। अपने खर्चे कम रखें। पहले संपत्ति बनाएं, फिर बड़ा घर या बढ़िया कार खरीदें। चूहे की दौड़ में फंसना बुद्धिमानी नहीं है। 2. जब आप कम पड़ जाए तो दबाव बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश में से पैसे न निकालें। दबाव का उपयोग अपनी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए करें ताकि अधिक पैसे कमाने के नए तरीके खोजे जा सके और फिर अपने बिलों का भुगतान करें। आप अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता के साथ साथ अधिक पैसे कमाने की अपनी क्षमता भी बढ़ाएंगे। कई बार मैं वित्तीय मुश्किलों में फंस गया हूँ और अपनी संपत्ति कॉलम में संपत्तियों का दृढ़ता से बचाव करते हुए अधिक आय बनाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। मेरा मुनीम चिल्लाया और छिपने के लिए कूद पड़ा, लेकिन मैं किले की रक्षा करने वाले एक अच्छे सैनिक की तरह था। फोर्ट एसेट्स। गरीब लोगों की आदतें खराब होती है। एक आम बुरी आदत को मासूमियत से बचत में कटौती कहा जाता है। अमीर जानते हैं कि बचत का इस्तेमाल सिर्फ ज्यादा पैसे बनाने के लिए किया जाता है, बिलों का भुगतान करने के लिए नहीं। मुझे पता है कि यह मुश्किल लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आप अंदर से सख्त नहीं हैं, तो दुनिया हमेशा आपको वैसे भी धकेलती रहेगी। अगर आपको वित्तीय दबाव पसंद नहीं है, तो एक ऐसा फॉर्मूला खोजें जो आपके लिए काम करे। एक अच्छा तरीका है खर्चों में कटौती करना, अपना पैसा बैंक में रखना, अपने हिस्से से ज्यादा आय कर देना, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदना और औसत कवरेज लेना। लेकिन यह खुद को पहले भुगतान करने के नियम का उल्लंघन करता है। यह नियम आत्म बलिदान या वित्तीय संयम को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले खुद को भुगतान करें और भूखे मर जाएं। जीवन का मतलब है आनंद लेना। अगर आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जीवन की सभी अच्छी चीजें पा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। और यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 6. अपने ब्रोकर को अच्छा भुगतान करें। अच्छी सलाह की शक्ति। कभी कभी मैं लोगों को अपने घर के सामने एक साइन बोर्ड लगाते हुए देखता हूं जिस पर लिखा होता है मालिक द्वारा बिक्री के लिए, या मैं टीवी पर लोगों को डिस्काउंट ब्रोकर होने का दावा करते हुए देखता हूं। मेरे अमीर पिता ने मुझे विपरीत दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा दी। उनका मानना था कि पेशेवरों को अच्छा भुगतान करना चाहिए और मैंने भी यही नीति अपनाई है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर है। क्यों? क्योंकि अगर, और मेरा मतलब है कि अगर लोग पेशेवर हैं, तो उनकी सेवाओं से आपको पैसे मिलने चाहिए, और जितना ज्यादा वे पैसे कमाते हैं, उतना ज्यादा मैं कमाता हूँ। हम सूचना युग में रहते हैं। जानकारी अमूल्य है। एक अच्छे ब्रोकर को आपको जानकारी प्रदान करनी चाहिए, साथ ही आपको शिक्षित करने के लिए समय निकालना चाहिए। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए ऐसा करते हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया जब मेरे पास बहुत कम या बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं ब्रोकर को जो भुगतान करता हूँ वह उस तरह के पैसे की तुलना में बहुत कम है जो मैं उनके द्वारा दी गई जानकारी के कारण कमा सकता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत सारा पैसा कमाता है, क्योंकि इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने के अलावा समय भी बचाता है। जैसे कि जब मैंने खाली जमीन $9,000 में खरीदी और तुरंत $25,000 से अधिक में बेच दिया ताकि अपनी पोस्ट जल्दी खरीद सकूं। ब्रोकर बाजार में मेरी आंख और कान होते हैं। वे हर दिन वहां होते हैं, इसलिए मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है।
मैं गोल्फ खेलना पसंद करूंगा। जो लोग अपना घर खुद बेचते हैं वे अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते होंगे। मैं कुछ पैसे क्यों बचाना चाहूंगा जब मैं उस समय का उपयोग ज्यादा पैसे कमाने या अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए कर सकता हूँ। मुझे जो बात अजीब लगती है वह यह है कि बहुत से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रेस्टोरेंट में खराब सेवा के लिए भी 15 से 20% टिप देने पर जोर देते हैं, लेकिन ब्रोकर को 3 से 7% देने की शिकायत करते हैं। उन्हें खर्च वाले कॉलम में लोगों को टिप देने और संपत्ति वाले कॉलम में लोगों को ठगने में मजा आता है। यह वित्तीय रूप से समझदारी नहीं है। ध्यान रखें कि सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर सिर्फ सेल्स पर्सन होते हैं। वे बेचते हैं, लेकिन उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा के लिए भी सच है, जो ब्रोकर खुद को वित्तीय योजनाकार कहते हैं। जब मैं किसी भी पेड प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं सबसे पहले यह पता लगाता हूँ कि उनके पास व्यक्तिगत रूप से कितनी प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वे कितने प्रतिशत टैक्स देते हैं। और यह बात मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट दोनों पर लागू होती है। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से मतलब रखता है। उसका पेशा अकाउंटिंग है, लेकिन उसका काम रियल एस्टेट है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा मोटा व्यवसाय अकाउंटेंट था, लेकिन उसके पास कोई रियल एस्टेट नहीं था। मैंने इसलिए काम बदला क्योंकि हमें एक ही काम पसंद नहीं था। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके हित में सोचता हो। कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने में समय बिताएंगे और वे आपके लिए सबसे अच्छी संपत्ति हो सकते हैं। बस निष्पक्ष रहें और उनमें से अधिकांश आपके साथ निष्पक्ष रहेंगे। यदि आप केवल उनके कमीशन में कटौती के बारे में सोच सकते हैं, तो उन्हें आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? यह सिर्फ सरल तर्क है। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रबंधन कौशल में से एक लोगों का प्रबंधन है। बहुत से लोग केवल उन लोगों का प्रबंधन करते हैं जिन्हें वे खुद को उनसे अधिक बुद्धिमान समझते हैं और जिन पर उनका अधिकार है। कई मध्यम प्रबंधक ही बने रहते हैं, पदोन्नति पाने में विफल रहते हैं, क्योंकि वे अपने से नीचे के लोगों के साथ काम करना जानते हैं, लेकिन अपने से ऊपर के लोगों के साथ नहीं। वास्तविक कौशल उन लोगों का प्रबंधन करना और उन्हें पुरस्कृत करना है जो किसी तकनीकी क्षेत्र में आपसे अधिक बुद्धिमान है। यही कारण है कि कंपनियों के पास निदेशक मंडल होता है। आपके पास भी एक होना चाहिए। यह वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 7 भारतीय दाता बने। कुछ भी नहीं के बदले कुछ पाने की शक्ति। जब पहले यूरोपीय बसने वाले अमेरिका आए, तो वे कुछ अमेरिकी भारतीयों की सांस्कृतिक प्रथा से अचंभित रह गए। उदाहरण के लिए, अगर कोई बसने वाला ठंड से परेशान होता, तो भारतीय उसे कंबल दे देते, इसे उपहार समझकर। जब भारतीय इसे वापस मांगता तो बसने वाला अक्सर नाराज हो जाता। भारतीय तब भी परेशान हो जाते थे जब उन्हें पता चलता था कि बसने वाले इसे वापस नहीं देना चाहते। यहीं से भारतीय दाता शब्द आया, जो एक साधारण सांस्कृतिक गलतफहमी है। संपत्ति कॉलम की दुनिया में भारतीय दाता होना धन के लिए महत्वपूर्ण है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल होता है, मुझे अपना पैसा कितनी जल्दी वापस मिलेगा। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिलता है, जिसे कार्रवाई का एक हिस्सा भी कहा जाता है। यही कारण है कि आरओआई या निवेश पर वापसी इतना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मुझे एक छोटा सा कॉन्डोमिनियम मिला जो मेरे रहने के स्थान से कुछ ब्लॉक दूर फौजदारी में था। बैंक $60,000 चाहता था और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरी बोली के साथ $50,000 का कैशियर चेक भी था। उन्हें एहसास हुआ कि मैं गंभीर था। अधिकांश निवेशक कहेंगे
क्या आप बहुत सारा पैसा नहीं लगा रहे हैं? क्या इस पर ऋण लेना बेहतर नहीं होगा? जवाब है, इस मामले में नहीं। मेरी निवेश कंपनी इस कॉन्डोमिनियम का उपयोग सर्दियों के महीनों में छुट्टियों के लिए किराए पर लेने के लिए करती है, जब स्नोबर्ड्स एरिज़ोना आते हैं। यह साल में 4 महीने के लिए $2,500 प्रति माह किराए पर मिलता है। ऑफ सीजन के दौरान किराए के लिए यह केवल $1,000 प्रति माह किराए पर मिलता है। मुझे लगभग 3 साल में अपना पैसा वापस मिल गया। अब मेरे पास यह संपत्ति है जो हर महीने मेरे लिए पैसे निकालती रहती है। स्टॉक के साथ भी यही किया जाता है। अक्सर मेरा ब्रोकर कॉल करता है और सलाह देता है कि मैं किसी कंपनी के स्टॉक में एक बड़ी राशि लगा दूं, जिसके बारे में उसे लगता है कि वह कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे स्टॉक का मूल्य बढ़ जाएगा, जैसे कि किसी नए उत्पाद की घोषणा करना। मैं स्टॉक के ऊपर जाने तक 1 सप्ताह से 1 महीने तक अपना पैसा लगाता रहूंगा। फिर मैं अपनी शुरुआती डॉलर राशि निकाल लेता हूं और बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में चिंता करना बंद कर देता हूं, क्योंकि मेरा शुरुआती पैसा वापस आ गया है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। तो मेरा पैसा अंदर जाता है और फिर बाहर निकल जाता है, और मेरे पास एक ऐसी संपत्ति होती है जो तकनीकी रूप से मुफ्त थी। सच है, मैंने कई मौकों पर पैसे गंवाए हैं, लेकिन मैं केवल उसी पैसे से खेलता हूं जिसे मैं खोने का जोखिम उठा सकता हूं। मैं कहूंगा कि औसतन 10 निवेशों में से मैं 2 या 3 पर सफल होता हूं, जबकि 5 या 6 पर कुछ नहीं होता, और मैं 2 या 3 पर हार जाता हूं। लेकिन मैं अपने नुकसान को सिर्फ उस पैसे तक सीमित रखता हूं जो मेरे पास उस समय होता है। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं, वे अपना पैसा बैंक में रखते हैं। लंबे समय में सुरक्षित बचत बिना बचत के बेहतर है, लेकिन अपना पैसा वापस पाने में बहुत समय लगता है, और ज्यादातर मामलों में आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मेरे हर निवेश में कुछ न कुछ जरूर होता है। कुछ मुफ्त, जैसे कि एक कॉन्डोमिनियम, एक मिनी स्टोरेज, एक मुफ्त जमीन का टुकड़ा, एक घर, स्टॉक शेयर या एक ऑफिस बिल्डिंग। और इसमें सीमित जोखिम या कम जोखिम वाला विचार होना चाहिए। इस विषय पर पूरी तरह से समर्पित किताबें हैं, इसलिए मैं यहाँ इसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैकडॉनल्ड्स के प्रसिद्ध रे क्रोक ने हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेची, इसलिए नहीं कि उन्हें हैमबर्गर पसंद थे, बल्कि इसलिए कि वे फ्रेंचाइजी के तहत रियल एस्टेट मुफ्त में चाहते थे। इसलिए समझदार निवेशकों को ROI से ज्यादा देखना चाहिए। वे उन संपत्तियों को देखते हैं जो उन्हें अपना पैसा वापस मिलने के बाद मुफ्त में मिलती है। यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 8 विलासिता की चीजें खरीदने के लिए संपत्तियों का उपयोग करें। फोकस की शक्ति। एक दोस्त के बच्चे को अपनी जेब खाली करने की बुरी आदत पड़ रही है। सिर्फ 16 साल की उम्र में वह अपनी खुद की कार चाहता था। बहाना, उसके सभी दोस्तों के माता पिता ने अपने बच्चों को कार दी है। बच्चा अपनी बचत में से पैसे निकालकर डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तभी उसके पिता ने मुझे फोन किया और फिर मुझसे मिलने आए। क्या आपको लगता है कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मुझे उसे कार खरीद कर देनी चाहिए? मैंने जवाब दिया, इससे शायद अल्पावधि में दबाव कम हो जाए, लेकिन आपने उसे दीर्घावधि में क्या सिखाया है? क्या आप कार खरीदने की इस इच्छा का उपयोग अपने बेटे को कुछ सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं? अचानक लाइट जल गई और वह जल्दी से घर चला गया। 2 महीने बाद मैं फिर से अपने दोस्त से मिला। क्या आपके बेटे के पास उसकी नई कार है? मैंने पूछा। नहीं, वह नहीं करता, लेकिन मैंने उसे कार के लिए $3,000 दिए। मैंने उससे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का इस्तेमाल करे। ठीक है, यह आपकी उदारता है, मैंने कहा। वास्तव में नहीं, पैसे एक अड़चन के साथ आए थे। तो क्या दिक्कत थी? मैंने पूछा। अच्छा,
पहले हमने आपका कैश फ्लो गेम खेला, फिर हमने पैसे के समझदारी से इस्तेमाल के बारे में लंबी चर्चा की। उसके बाद मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता और शेयर बाजार पर कुछ किताबें दी। फिर क्या? मैंने पूछा। क्या चाल थी? मैंने उससे कहा कि $3000 उसके हैं, लेकिन वह इससे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वह इसका इस्तेमाल स्टॉक ब्रोकर खोजने और स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए कर सकता है। एक बार जब वह $3000 से $6000 कमा लेता, तो यह पैसा कार के लिए उसका होता और $3000 उसके कॉलेज फंड में जाते। और परिणाम क्या है? मैंने पूछा। ठीक है, वह अपने व्यापार में शुरुआत में भाग्यशाली रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने सब कुछ खो दिया। फिर उसे वास्तव में दिलचस्पी हो गई। आज मैं कहूँगा कि वह $2000 नीचे है, लेकिन उसकी दिलचस्पी बढ़ गई है। उसने मेरे द्वारा खरीदी गई सभी किताबें पढ़ी है और वह और किताबें लेने के लिए लाइब्रेरी गया है। वह वॉल स्ट्रीट जर्नल को बहुत ध्यान से पढ़ता है, संकेतकों पर नजर रखता है। उसके पास केवल $1000 बचे हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी और सीखने की क्षमता आसमान छू रही है। वह जानता है कि अगर वह यह पैसा खो देता है तो उसे 2 साल और पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। उसे कार खरीदने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जो ज्यादा मजेदार है। अगर वह सारा पैसा खो देता है तो क्या होगा? मैंने पूछा। जब हम उस पुल पर पहुंचेंगे तो हम उसे पार कर लेंगे। मैं चाहूंगा कि वह अभी सब कुछ खो दे, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र तक सब कुछ खोने का जोखिम उठाए। और इसके अलावा यह उसकी शिक्षा पर खर्च किए गए मेरे सबसे अच्छे $3000 है। वह जो सीख रहा है वह उसे जीवन भर काम आएगा, और ऐसा लगता है कि उसने पैसे की शक्ति के लिए एक नया सम्मान हासिल कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर कोई व्यक्ति आत्मानुशासन की शक्ति में महारत हासिल नहीं कर सकता है, तो सबसे अच्छा है कि वह अमीर बनने की कोशिश न करे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हालांकि संपत्ति कॉलम से नकदी प्रवाह विकसित करने की प्रक्रिया सिद्धांत रूप में आसान है, लेकिन पैसे को सही उपयोग में लाने के लिए मानसिक दृढ़ता हासिल करना मुश्किल है। बाहरी प्रलोभनों के कारण आज की उपभोक्ता दुनिया में खर्च कॉलम से पैसे उड़ा देना बहुत आसान है। मानसिक दृढ़ता कमजोर होने पर वह पैसा कम से कम प्रतिरोध वाले रास्तों पर बहता है। यही गरीबी और वित्तीय संघर्ष का कारण है। निम्नलिखित उदाहरण पैसे को ज्यादा पैसे बनाने के लिए निर्देशित करने के लिए आवश्यक वित्तीय बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। अगर हम साल की शुरुआत में 100 लोगों को $10,000 देते हैं, तो मेरा मानना है कि साल के अंत में 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई लोग नई कार, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स या छुट्टी पर डाउन पेमेंट करके ज्यादा कर्ज ले चुके होंगे। 16 ने उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ा दिया होगा। 4 ने इसे $20,000 या लाखों में बढ़ा दिया होगा। हम पैसे के लिए काम करने के लिए कोई पेशा सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। मेरी राय में यह सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पैसे को अपने लिए कैसे काम में लाया जाए। मुझे अपनी विलासिता उतनी ही पसंद है जितनी किसी और को। फर्क यह है कि मैं उन्हें उधार पर नहीं खरीदता। यह जोन्स के साथ बने रहने का जाल है। जब मैं पोर्श खरीदना चाहता था तो आसान रास्ता यह होता कि मैं अपने बैंकर को फोन करके लोन ले लेता। देनदारी कॉलम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मैंने संपत्ति कॉलम पर ध्यान केंद्रित करना चुना। आदत के तौर पर मैं अपनी वित्तीय प्रतिभा को निवेश करने के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए उपभोग करने की अपनी इच्छा का उपयोग करता हूँ। आजकल हम अक्सर पैसे बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी मनचाही चीजें पाने के लिए पैसे उधार लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक तो यह अल्पावधि में आसान है, लेकिन दीर्घावधि में कठिन है।
यह एक बुरी आदत है जो हम व्यक्तिगत रूप से और एक राष्ट्र के रूप में अपना चुके हैं। याद रखें, आसान रास्ता अक्सर कठिन हो जाता है और कठिन रास्ता अक्सर आसान हो जाता है। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे का मालिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, उतना ही बेहतर है। पैसा एक शक्तिशाली शक्ति है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की शक्ति का इस्तेमाल खुद के खिलाफ करते हैं। अगर आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता कम है तो पैसा आप पर हावी हो जाएगा। यह आपसे ज्यादा होशियार होगा। अगर पैसा आपसे ज्यादा होशियार है तो आप पूरी जिंदगी इसके लिए काम करेंगे। पैसे का मालिक बनने के लिए आपको इससे ज्यादा होशियार होना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो उसे बताया जाएगा। यह आपकी बात मानेगा। इसके गुलाम बनने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 9 हीरो चुने। मिथक की शक्ति। जब मैं बच्चा था तो मैं विली मेयस, हैंक आरोन और योगी बेरा की बहुत प्रशंसा करता था। वे मेरे हीरो थे और मैं उनके जैसा बनना चाहता था। मैं उनके बेसबॉल कार्ड को संजोकर रखता था। मैं उनके आंकड़े, आरबीआई, एरा, उनकी बल्लेबाजी औसत, उन्हें कितना भुगतान किया गया और वे माइनर लीग से कैसे आगे बढ़े, यह सब जानता था। 9 साल के बच्चे के रूप में जब मैं बल्लेबाजी करने या पहला बेस या कैचर खेलने के लिए आगे बढ़ा तो मैं नहीं था। मैंने दिखावा किया कि एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी हूँ। यह सीखने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है और हम अक्सर वयस्क होने पर इसे खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटे जॉनी नहीं हैं। वे अपने पसंदीदा बास्केटबॉल हीरो होने का दिखावा कर रहे हैं। नायकों की नकल करना या उनका अनुकरण करना सच्ची शक्तिशाली सीख है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूँ, मेरे पास नए नायक होते हैं। मेरे पास गोल्फ के नायक हैं और मैं उनके स्विंग की नकल करता हूँ और उनके बारे में जितना हो सके उतना पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रोजर्स जैसे हीरो भी हैं। मैं उनके आंकड़े ठीक वैसे ही जानता हूँ जैसे मैं अपने बचपन के बेसबॉल हीरो के एरा और आरबीआई को जानता था। मैं वॉरेन बफेट के निवेश पर नजर रखता हूं और बाजार के बारे में उनके नजरिए और उनके स्टॉक चुनने के तरीके के बारे में जितना हो सके उतना पढ़ता हूं। और मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ता हूं। यह जानने की कोशिश करता हूं कि वे कैसे मोलतोल करते हैं और सौदे करते हैं। जिस तरह मैं बल्लेबाजी के लिए तैयार होने पर मैं नहीं था, उसी तरह जब मैं बाजार में होता हूं या किसी सौदे पर बातचीत कर रहा होता हूं तो मैं अवचेतन रूप से ट्रंप की बहादुरी के साथ काम कर रहा होता हूँ। या जब मैं किसी ट्रेंड का विश्लेषण करता हूँ तो मैं इसे ऐसे देखता हूँ जैसे वॉरेन बफेट कर रहे हों। हीरो होने से हम कच्ची प्रतिभा के एक जबरदस्त स्रोत का लाभ उठाते हैं, लेकिन हीरो सिर्फ हमें प्रेरित करने से कहीं ज्यादा करते हैं। हीरो चीजों को आसान बना देते हैं। इसे आसान बनाना हमें उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब निवेश की बात आती है तो बहुत से लोग इसे मुश्किल बना देते हैं। इसके बजाय ऐसे हीरो खोजें जो इसे आसान बना दें। 10 सिखाए और आपको मिलेगा। देने की शक्ति। मेरे दोनों पिता शिक्षक थे। मेरे अमीर पिता ने मुझे एक सबक सिखाया जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी साथ रखा। दान या देने की जरूरत। मेरे शिक्षित पिता ने अपना बहुत सारा समय और ज्ञान दिया, लेकिन लगभग कभी पैसा नहीं दिया। वे अक्सर कहते थे कि जब उनके पास कुछ अतिरिक्त पैसा होगा तो वे दान करेंगे, लेकिन जाहिर है कि शायद ही कभी कोई अतिरिक्त पैसा होता था। मेरे अमीर पिता ने शिक्षा के साथ साथ पैसा भी दिया। वे दशमांश में दृढ़ विश्वास रखते थे। वे हमेशा कहते थे, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले देना होगा। जब उनके पास पैसे की कमी होती थी
तो वे अपने चर्च या अपनी पसंदीदा चैरिटी को पैसे देते थे। अगर मैं आपके साथ एक भी विचार छोड़ सकता हूँ तो वह यह विचार है, जब भी आपको किसी चीज की कमी या जरूरत महसूस हो तो सबसे पहले वह दे जो आप चाहते हैं और वह आपके पास वापस आ जाएगा। यह पैसे, मुस्कान, प्यार या दोस्ती के लिए सच है। मुझे पता है कि यह अक्सर आखिरी चीज होती है जो कोई व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन यह मेरे लिए हमेशा कारगर रहा है। मुझे भरोसा है कि पारस्परिकता का सिद्धांत सच है और मैं वही देता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं पैसा देता हूँ और यह कई गुना होकर वापस आता है। मुझे बिक्री चाहिए, इसलिए मैं किसी और को कुछ बेचने में मदद करता हूँ और बिक्री मेरे पास आती है। मुझे संपर्क चाहिए और मैं किसी और को संपर्क पाने में मदद करता हूँ। जादू की तरह संपर्क मेरे पास आते हैं। मैंने कई साल पहले एक कहावत सुनी थी, भगवान को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसानों को देने की जरूरत है। मेरे अमीर पिता अक्सर कहा करते थे, गरीब लोग अमीर लोगों से ज्यादा लालची होते हैं। वे समझाते थे कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह कुछ ऐसा दे रहा है जो दूसरे लोग चाहते हैं। मेरे जीवन में जब भी मुझे जरूरत महसूस हुई या पैसे की कमी या मदद की कमी महसूस हुई, तो मैंने बस बाहर जाकर या अपने दिल में जो मुझे चाहिए था उसे ढूंढकर सबसे पहले देने का फैसला किया। और जब मैंने दिया तो वह हमेशा वापस आया। यह मुझे एक ऐसे आदमी की कहानी याद दिलाता है जो ठंडी, बर्फीली रात में अपने हाथों में जलाऊ लकड़ी लेकर बैठा है। वह पॉट बेलिड स्टोव पर चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे थोड़ी गर्मी दोगे तो मैं तुम्हारे अंदर कुछ लकड़ी डालूंगा। और जब पैसे, प्यार, खुशी, बिक्री और संपर्कों की बात आती है तो सभी को याद रखना चाहिए कि पहले देना है। अक्सर यह सोचने की प्रक्रिया कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं इसे किसी और को कैसे दे सकता हूँ, इनामों की एक धारा को मुक्त कर देती है। जब भी मुझे लगता है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं बस मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ और नमस्ते कहना शुरू कर देता हूँ। जादू की तरह अगली बात जो मुझे पता चलती है वह यह है कि मैं मुस्कुराते हुए लोगों से घिरा हुआ हूँ। यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दर्पण है। इसलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और तुम्हें मिलेगा। मैंने पाया है कि जितना अधिक मैं उन लोगों को सिखाता हूँ जो सीखना चाहते हैं, उतना ही अधिक मैं सीखता हूँ। यदि आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। नए विचारों और सूक्ष्म अंतरों की बार आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं मिला है, या जो मुझे मिला है वह नहीं है जो मैं चाहता था। लेकिन करीब से निरीक्षण करने और आत्मा की खोज करने पर मैं अक्सर उन उदाहरणों में प्राप्त करने के लिए दे रहा था, बजाय उस खुशी के लिए देने के जो देने से मिलती है। मेरे पिताजी ने शिक्षकों को पढ़ाया और वे एक महान शिक्षक बन गए। मेरे अमीर पिताजी हमेशा युवाओं को व्यवसाय करने का अपना तरीका सिखाते थे। पीछे मुड़कर देखे तो यह उनकी उदारता थी जो उन्हें पता थी, जिसने उन्हें अधिक चतुर बनाया। इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो हमसे कहीं अधिक चतुर है। आप अपने दम पर वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन सत्ताधारियों की मदद से यह आसान है। आपको केवल अपने पास मौजूद चीजों के साथ उदार होने की जरूरत है।